बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले तो कहते हैं कि इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में लड़ी जाने वाली लड़ाई तेज हो चुकी है। ये वो लड़ाई है जो बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसके असरात कहीं कहीं नुमाया होना शुरू हो गए। शहर इक़्तिदार का माहौल पहले से ज्यादा कशीदा यानी टेंस होता जा रहा है। इस हवाले से इदारे भी हिचकिचाहट और तकसीम का शिकार नजर आते हैं। साफ छुपते नहीं, सामने आते भी नहीं, लेकिन ताड़ने वाले भी क़यामत की निगाह रखते हैं। तो अपोजिशन के बड़ों की बैठक भी इस्लामाबाद में चल रही है और ऐन उस वक्त जिस वक्त अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सर जोड़कर बैठी है, बाकी जमातें पीपल्स पार्टी को इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के लिए कायल कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को अदालत की जानिब से एक बड़ा रिलीफ मिल गया। उन्हें तिब्बी बुनियादों पर मुस्तकिल जमानत दे दी गई है और नैब उन्हें अब गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। ये पीपल्स पार्टी के लिए लोग इसे बहुत बड़ा रिलीफ करार दे रहे हैं। तो पीडीएम की जानिब से खान साहब को मुस्तफी होने के लिए 31 जनवरी की जो डेडलाइन दी गई थी, उसकी बड़ी नाकामी की वजह पीपल्स पार्टी को करार दिया जाता है, जिससे इस्तीफों से पहले तहरीक अदम एतमाद के जरिए प्राइम मिनिस्टर को हटाने की तजवीज देकर पीडीएम के किए किराए पर पानी फिर दिया। अब पीडीएम उस मोड़ पर खड़ी है कि वो पीपल्स पार्टी को यह समझाने की कोशिश कर रही है, कायल करने की कोशिश कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद से कुछ नहीं होगा, इस्तीफे देना जरूरी है, जिसका मतलब सिंध हुकूमत की कुर्बानी है। लेकिन पीपल्स पार्टी उस पर तैयार नहीं है। तो पीडीएम का बड़ा इजलास जुमेरात के रोज यानी कल हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के बड़े बड़े दोनों इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठे हैं। हुकूमत भी और अपोजिशन भी इस वक्त इस्लामाबाद सियासी सरगर्मियों का बड़ा मरकज बन चुका है और सब अपनी अपनी हिकमत अमली और चाले चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी के घर पर इजलास हुआ और इस इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की और फैसला किया गया कि वो पीडीएम के इजलास में बाकी इत्तेहादी जमातों से लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने पर इसरार करेंगे। नवाज शरीफ ने इजलास को बताया कि वो जाती तौर पर मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से इस मौजू पर बात करेंगे और पीपल्स पार्टी को इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च करने पर कायल करने की कोशिश करेंगे। जराए का दावा यह है कि आसिफ अली जरदारी को अदालत से रिलीफ मिलने के बाद कहने वाले ये कह रहे हैं कि इस बात का इम्कान बहुत कम है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों वाले ऑप्शन पर अमल दरामद करेगी। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तजवीज पर डटी रहेगी, जिसका फायदा बहरहाल हुकूमत को हो सकता है। तो पीपल्स पार्टी को इनडायरेक्टली ये पैगाम भी दिया जा चुका है कि अगर पीडीएम की अक्सरियती जमातों ने यह फैसला कर लिया कि इस्तीफे देने हैं और लॉन्ग मार्च करना है और उसके लिए तारीख का तयन भी कर लिया गया, तो फिर उस पर अमल ना करने वाली जमात पीडीएम का हिस्सा नहीं रहेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस तजवीज की मुखालफत कर रहे हैं। नवाज शरीफ समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना जरूरी है, उसके लिए देर सवेर कोई मान्य नहीं रखती। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी अलग से एक इजलास किया और अपनी जमात को इस हवाले से इत्मीनान में लिया कि वो क्या फैसले करने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी जमात को लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत की है और सेनेट इलेक्शन के बाद दमादम मस्क अंदर का इशारा दिया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी बताया कि वो तारीख का ऐलान पीडीएम की क़यादत से मुशावरत के बाद ही कर सकते हैं। तो कल 4 फरवरी के इजलास में पीडीएम अहम फैसले कर सकती है, लेकिन इस बात का इम्कान भी कहीं ना कहीं मौजूद है कि शायद लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के लिए फैसला तो किया जाए, लेकिन हतमी तारीख का ऐलान मौखर किया जाए या बाद में किया जाए, क्योंकि तहरीक का अगला मरहला सेनेट इलेक्शन के बाद ही शुरू होना है। यह बात तय है, जिसे तैयारी के लिए एक मोहलत तस्वर किया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिए में नरमी को बहुत से हल्के एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करार दे रहे हैं, जबकि वाकफान हाल ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की पूरी अपोजिशन से डील नहीं हुई, बल्कि अपोजिशन को तोड़ने के लिए एक आध जमात से उनकी बात जरूर चल रही है, जिसकी वजह से अपोजिशन ने हाथ हल्का कर लिया।
अपोजिशन के जराए इस बात की नफी करते हैं। उनका मौकफ यह है कि चूंकि तहरीक की टाइमलाइन बदल गई है, इसलिए अपोजिशन अब वेट एंड सी, यानी देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर चल रही है। लेकिन अब सूरत हाल पर गौर से नजर डालें तो लगता ही कि खान साहब के हमदर्द उन्हें रिलीफ दे रहे हैं, जबकि उनके मुखालफीन के हमदर्द उन्हें टफ टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से एक बड़ी तकसीम जो पहले भी मौजूद थी, अब वो जरा और खुलकर सामने आ रही है। बीआरटी केस में हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिला है, तो फॉरेन फंडिंग केस में अभी तक हुकूमत मुश्किल में नजर आती है। अब सवाल यह कि अगर पीडीएम कोई हार्ड लाइन ले लेती है तो पीपल पार्टी क्या उस पर अमल करेगी या फिर पीडीएम से अलग हो जाएगी, और क्या पीडीएम उसमें इतनी ताकत रह जाएगी कि वह हुकूमत के खिलाफ इंतहाई इकदाम पीपल पार्टी के बगैर करेगी और उसे घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च करेगी। ये वो सवाल है जिसका इस वक्त पीडीएम को सामना है। अगर पीपल पार्टी पीडीएम के पीछे चलती है और तहरीक अदम-ए-एतमाद की तरफ जाती है तो इसके आसार बहुत ज्यादा है कि कामयाबी ना हो। लेकिन अगर पीडीएम इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की तारीख दे देती है तो क्या पीपल पार्टी के बगैर उस पर अमल करना होगा या पीपल पार्टी उसका साथ देगी? तो दोनों सूरतों में पीडीएम के पास ऑप्शंस बहुत कम रह गए। दूसरी तरफ हुकूमत ने ऐन मौके पर चौका लगा दिया है और 26वीं आईनी तरमीम का बिल, जिसके मुताबिक सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाए जाएंगे, वो बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया है, जिस पर अपोजिशन ने खासा हंगामा और शोर मचाया। हुकूमती बिल में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने और इसके अलावा दोहरी शरीयत के हामिल शहरियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तरमीम शामिल है। तो हुकूमत ने इस बिल में एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। अगर अपोजिशन ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन लड़ने पर आमादा हो भी तो दोहरी शरीयत के हामिल शहरियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने पर अपोजिशन यकीनी तौर पर इस बिल की मुखालफत करेगी। तो हुकूमत के लिए यह मौका है कि वो इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करे कि अपोजिशन ही नहीं चाहती कि सेनेट इलेक्शन में जोड़ तोड़ और वोटों की खरीदो फरोख्त खत्म हो सके। तो हुआ वही, अपोजिशन ने जैसे कौमी असेंबली में बिल पेश किया तो अपोजिशन ने जमकर इस बिल की मुखालफत की और असेंबली में जबरदस्त शोर शराबा हुआ। अपोजिशन ने स्पीकर के रवैये के खिलाफ भी सख्त एहतजाज किया और उन पर जानबदारी का इल्जाम भी लगाया। और खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से रोक दिया। आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली है, जबकि इसी अदालत ने साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए नोटिस जारी करने से मदद कर ली है। तो बज़ाहिर ये दो मुख्तलिफ किस्म के मामलात हैं, लेकिन अगर इसको सियासी हालात के तनाजुर में देखा जाए तो बैरल सतूर इसमें बहुत कुछ मौजूद है। आसिफ अली जरदारी को अदालत से एक बड़ा रिलीफ मिल गया है और ये कानूनी रिलीफ है। जाली बैंक अकाउंट में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में नैब ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया था और उन्हें 2 माह तक जेल में रखा था, जिसके बाद उनकी जमानत हुई। तो नैब के वकील ने अदालत को बताया कि अभी नैब ने जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं किया। आसिफ अली जरदारी के वकला ने आसिफ अली जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर जमानत कराने के लिए एक मेडिकल रिपोर्ट फाइल की। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नैब के वकील से पूछा कि आपको इस मेडिकल रिपोर्ट पर कोई एतराज तो नहीं, आप इसे जाली तो नहीं कह रहे? माजी में भी ऐसा हो चुका है कि मेडिकल रिपोर्टों को जाली करार दे दिया गया। सवाल यह होना चाहिए कि पिटिशनर कहीं जमानत के बाद बाहर तो नहीं चला जाएगा। तो आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि जरदारी साहब का नाम ECL पर है, वो बाहर नहीं जा सकते, जिसके बाद अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर दी। तो इस केस में अहम बात यह थी कि नैब ने ना जरदारी साहब की जमानत की खुलकर मुखालफत की, ना खुलकर उसकी हमायत की, तो जमानत हो गई मंजूर। जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी न करने का मामला अदालत के सामने रखा तो चीफ जस्टिस ने माजरत करते हुए उन्हें स्पीकर से रिव्यू करने का हुक्म दिया। मुस्लिम लीग नून को ख्वाजा आसिफ के मामले पर वो रिलीफ नहीं मिल सका जिसकी वो तवक्को कर रही थी। दरखास्त गुजार चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी राना तनवीर हुसैन थे। उनकी जानिब से बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा अदालत के सामने पेश हुए, जिन्होंने अदालत को बताया कि 1 फरवरी को ख्वाजा आसिफ का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए लिखा गया था,
लेकिन वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया। तो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत में यह कहां होता है कि सियासी नोयत के मामला अदालतों में आए। हमने अपने फैसलों में लिखा है कि अदालत अब ऐसे सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करती। हमारे फैसले की कॉपी स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश करें। यह अदालत स्पीकर कौमी असम्बली की को हदायत जारी नहीं कर सकती। यह लीडरशिप का काम है कि वो कायमा कमेटी जैसी बॉडी को इज्जत दे। जब अदालत असम्बली और बॉडी को इज्जत दे रही है तो फिर सबको देनी चाहिए। यह एहतराम कौमी असम्बली का तब होगा जब अदालतें उनके हवाले से किसी मामले में मुदाखलत ना करें। 70 साल में हमने नेशनल असम्बली यानी इस इदारे का एहतराम नहीं किया। अगर एहतराम किया होता तो आज सूरत हाल ये ना होती। अब तमाम फोरम को इस्तेमाल करें, फिर कोर्ट में आए और हमें मुतमईन करें। इस स्टेज पर अदालत कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि वो चेयरमैन है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना उनका इख्तियार है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो चुके हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा। चौथी बार हमने लिखा लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए। अगर सेक्रेटरी कौमी असम्बली हमारी बात नहीं सुन रहा तो हम किधर जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत से माजरत करते हुए ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से माजरत कर ली और उन्हें स्पीकर कौमी असम्बली से रजू करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि उस मामले को जेरे यानी दरखास्त को जेरे इल्तवा रख रहे हैं, किसी को नोटिस नहीं जारी कर रहे। अगर स्पीकर इस मामले को टेकअप ना किया तो फिर अदालत से रजू किया जा सकता है। तो ये दो केसेस थे जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े अहम फैसले दिए और ऑब्जर्वेशन भी दी। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी और जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान। देखते हैं कि क्या गुफ्तगू हो रही है। वॉच दिस। कि एक राशि का जो थानेदार है ना वो रिश्वत नहीं लेता, वो जेब में डलवा लेता है और घर जाके बीवी से कहता है पैसे निकाल लो, और बाहर खड़े होकर कसम उठा के कहता है मैंने कभी रिश्वत के पैसों को हाथ नहीं लगाया। ये हाल है इमरान खान का, जिसने सियासत में आने से पहले इतनी एटीएम्स और इतने पैसे ज़कात और खैरात के खाई। साहब एक बात बताए, जो लोग एटीएम बनते हैं इमरान खान साहब की, एक सवाल है मेरा आपसे, डायलॉग है, वो करप्शन किस तरह है? वो अपनी मर्जी से दिए जा रहे हैं, उनको इमरान खान पे प्यार आता है, वो कहते हैं हमारी गाड़ी भी ले लें, हमारा जहाज भी ले लें, हम आपको। तो और वो फिर उसके बाद उनको कंपनसेट किया जाता है ना आटे और चीनी में और पेट्रोल में, नदीम बाबर को और इन सबको, रज़ाक दाऊद को। अब एक बात मुझे जरूर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से कहनी है। जनरल के अंदर जो है उन्होंने आपके ये जो सियासतदानों को हर वक्त करप्ट साबित करके, आपके में करप्शन नहीं होती, हमारी तो हर वक्त जो है ना, हमें तो आप लाके खड़े कर देते हैं, आपकी अंडर द कार्पेट जो है वो बहुत कुछ चला जाता है। पिज़्ज़ा वाला भी हमें भूला नहीं है मामलात। और कोविड के हवाले से जो हेड नोट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हेड का जो हेड नोट है उसके ऊपर क्या कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप थानेदार वाली मिसाल दे रही हैं। ये तो फिर आपका जो लीडर है वो तो सुबह शाम एक ही तस्वीर पढ़ रहा है कि मैंने दिल्ली की करप्शन नहीं की। दिल्ली कौन से मुल्क का सिक्का है जिसकी वो करप्शन? वो भी यही कर रहा है कि मैंने अरबों की है, दिल्ली की नहीं की। तो दिल्ली की करप्शन न करने वाला भी उसी थानेदार के उस जुमरे में आता है जो हाथ नहीं लगाता और जेब में डलवा लेता है। जो अरबों की टीटीज बाहर गई हैं और आई हैं, इसका भी हिसाब उनको देना पड़ेगा। तो 2018 में अगर किसी ने कुछ किया है तो गो टू द कोर्ट, गो टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जाएं और उनको चैलेंज करें। अगर किसी ने हमारे अदारे का मेरे का नाम दिया है तो वेल टेक देम टू द कोर्ट, उनको अदालत में ले जाएं। जिस मुल्क में एक मुंतखब वजीर आजम को उकामा की बुनियाद पर घर भेज दिया जाए और बीआरटी जैसे ओपन एंड शट केस को इंक्वायरी से रोक दिया जाए, इंसाफ करने वाले इदारों के हवाले से हमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये बताए कि दुनिया के 180 ममालिक में हमको 150वें नंबर पर है और करप्शन में माशाल्लाह 124वें नंबर पर है, तो फिर किससे फरियाद करे, किससे मुंसफी चाहे?
जिन्हें खासब अच्छे लगते हैं उनका खासब को करप्ट कहने पर गुस्सा करना जायज और वाजिब है, मगर जब वो ये कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ केस कर दें और अदालतों में जाएं, तो फिर उन्हें यह भी बताना होगा कि किस अदालत में जाएं, इंसाफ का कौन सा दरवाजा खटखटाया जाए। कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये फवाद चौधरी केस में इरशाद फरमाया कि अगर वो उन्हें नाअहल करार दे देंगे तो फिर उनके हल्के की आवाम का क्या बनेगा। तो ये ख्याल उन्हें इस वक्त क्यों नहीं आया जिन्होंने इस अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को कान से पकड़कर निकाल बाहर किया और 22 करोड़ अवाम को नाहलों और नलायकों को सुपुर्द कर दिया, जिन्होंने अवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। ये दुरुस्त है। मैं इस मौक़िफ़ में बिल्कुल इनके साथ खड़ा हूं कि अगर आज कहीं पर करप्शन हो रही है तो उस पर आज ही केस होना चाहिए, उन्हें कटहरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि जिनको कटहरे में खड़ा किया गया उनको तो क्लीन चिट मिल गई, उनकी तो इंक्वायरियां भी रोक दी गई, तो फिर लोग इंसाफ के लिए कहां जाएं। आगे बढ़ते हैं और सियासी हालात पे गुफ्तगू कर रहे हैं। पीपल पार्टी के रहनुमा है चौधरी मंजूर और मुस्लिम यूनियन के रहनुमा अता तारड़, और उनको ग्रिल कर रहे हैं काशिफ अब्बासी। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। वीक कोलिशन होगी सीटों पे। तारड़ साहब, असल मसला कोलिशन नहीं है, असल मसला वो ताकत है हुकूमत की जिसने इन सारों को इकट्ठा रखा हुआ है। अब मसला यह कौन सी ताकत है? सर वही मैं कल कर रहे चौधरी साहब मैं कल नेशनल असेंबली में क्वेश्चन पूछते हो साढ़े को। मैं आज प्रोविंशियल असेंबली में था सर। एक और चीज ऐड कर दूं इसमें, एक और चीज सुन लें। देखिए मसला यह कि चौधरी साहब के साथ खुद मुलाकात करके वो मसला सेटल हो गया। सबसे ज्यादा वोकल चौधरी परवेज इलाही साहब या काफ लीग थी, उनको सेनेट की सीट देकर ये भी दे दिया कि सेनेट आप मैनेज करेंगे पंजाब का, वो सॉर्ट आउट किए। एमकेएम को तो वैसे कोई मसला नहीं, जीडीए तो वैसे पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, उनको तो जो एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस मिलेगा वो जाएगी। मुझे वो बताएं कमजोरी कहां नजर आ रही है आपको कि जो एलआई हुकूमत का टूट के आपकी तरफ आ रहा है, मुझे उस एलआई का नाम बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमती रवैये से, और स्पेशली इनके पास ऑफर करने को कुछ नहीं है ना। आप पंजाब असेंबली जाएं, इधर 21 का ग्रुप बैठा है, आप ऊपर जाएं जो पुराने जो घाक लोग हैं, स्पेशली वो जो पीएमएलएन के एमएनए से लास्ट टाइम इस दफा उन्होंने पार्टी तब्दील की, अंदर खाते वो भी राब्ते कर रहे हैं कि कहां से इनको कॉल नहीं करवाई। ठीक कह रहे हो पर तुसी असल मेजर फैक्टर तो मिस कर रहे हो ना। वो ग्लू जिसने सबको इकट्ठा रखा वो तो अपनी जगह खड़ी है। सो जाना तो किसी ने कहीं नहीं, वरना जा चुके होते। ये मुलाकातें थोड़ी हो रही थी। मैं जरा डार साहब को किने दस्या अपनी जगह खड़ी फिलहाल तक खलोती है ना सर। तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दियो किसी को, अगर अन्य राब्ते ने कोई चौधरी साहब को करा दियो, कोई एमकेएम को करा दियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। कोई राब्ते नहीं है, लेकिन तुसी तो गारंटी ना दो बार बार। और सर वैसे इस्तीफों की जो बात आई, हुक्मरान जमात के इत्तेहादियों का हाल यह है कि वसदी भी नहीं ते नजदी भी नहीं। इत्तेहादी खास साहब से खुश नहीं, खास साहब इत्तेहादियों से खुश नहीं। लेकिन चूंकि ये बंधन प्यार का नहीं मफादात का बंधन है, जिसे बांधने वाले वो हैं जो खास साहब को यहां तक लेकर आए हैं, और वो अच्छे खासे मजबूत लोग हैं। तो ये तासुर मौजूद है कि हुक्मरान जमात के इत्तेहादियों को जोड़े रखने में ताकतवर हल्कों का बड़ा हाथ है। बहुत से इत्तेहादी जो खास साहब से नाराज हैं वो चाहे भी तो हुकूमत से अलग नहीं हो सकते, और इसमें बहुत हद तक उन जमातों का भी अपना हाथ है कि वो खुद चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहें। और इत्तेहादियों के गारंटर वो लोग हैं वो जो ताकतवर हैं। इसलिए इत्तेहादियों को इत्मीनान में लेने के लिए सेनेट इलेक्शन में आगे कर दिया गया है। तो खास साहब को इस बात की गारंटी किसी न किसी ने तो दी है कि इत्तेहादी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर गारंटी देने वाले सॉलिड लोग हैं तो फिर इत्तेहादी कहीं नहीं जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जाना नहीं चाहते। वो बेचारे दिल के फफोले कहीं ना कहीं जाकर फोड़ते हैं, और उन्होंने राब्ते भी रखे हुए हैं ताकि अगर कश्ती डूबने लगे तो छट से पट से दूसरी तरफ सवार हो जाएं, या इशारा मिलने की देर है कि पतंग कटेगी और दूसरी छत पे जा गिरेगी। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। सियासी हालात पर तजिया दे रहे हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है हामिद मीर। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। मीडिया के जरिए लोगों को शायद उसको बताया नहीं जा रहा। शायद उसके लिए वजह यह है कि जो होती है ना, मीडिया एक कंक्रीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जो बात कर सकता है तो उस वक्त ज्यादा खुल के बात होती है, लेकिन कुछ चीजों की एविडेंस नहीं होती कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होती। तो इस वक्त इमरान खान साहब पे जो प्रेशर्स हैं वो उन प्रेशर्स को डक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सारा गुस्सा अपोजिशन पे निकालते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के पास इस वक्त कुछ ऐसी कंक्रीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है कि अगर वो ऑन द रिकॉर्ड आ जाएं, किसी इंटरव्यू में, किसी तकरीर में कुछ बोल दें और कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ एविडेंस दिखा दें, तो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक हंगामा बरपा हो जाएगा, शोर बरपा हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते, उनकी मजबूरियां हैं। इसी तरह जो ऑपोजिशन है उसके जो मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं, वो भी नहीं बोल सकती। तो ना तो हुकूमत सच बोल रही है अवाम के साथ, ना ही ऑपोजिशन सच बोल रही है। इसलिए मेरे जैसे और आप जैसे लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई बोले तो फिर हम बोलें, क्योंकि जो कंक्रीट एविडेंस इमरान खान के पास है उससे भी तूफान बर्पा हो सकता है। और ऑपोजिशन अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना ले जिससे कि उनके अंदर एक यकजहती पैदा हो जाए तो वो भी एक तूफान बर्पा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब के लिए सब अच्छा नहीं है, और अगर उनके लिए सब अच्छा नहीं है तो ऑपोजिशन के लिए भी सब अच्छा नहीं है। हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में ये सिस्टम जो है ये सही तरीके से चलता रहे, और सिस्टम को सिर्फ अंदर से नहीं, पाकिस्तान के बाहर से भी बहुत से खतरात हैं। और ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, बैनुसतूर करने की कोशिश कर रहा हूं। इमरान खान साहब के पास कुछ ऐसी एविडेंस है कि अगर वो सामने ले आए तो तूफान आ सकता है। लेकिन हो सकता है खान साहब को शुबा हो कि जिन मुल्कों की मां पर वो नवाज शरीफ का धड़न तख्ता करने चल निकले थे, आज वही ताकतें उनके खिलाफ नवाज शरीफ के साथ मिल गई है। वैसे तो इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि नवाज शरीफ को अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब इक़्तिदार से निकालना चाहते थे और उन्होंने खान साहब को सपोर्ट किया था। अब वो ताकतें पलट चुकी हैं और खान साहब उनकी गुड बुक से निकल चुके हैं। तो इसका कोई रिकॉर्ड हो, दस्तावेज सबूत हो या ना हो, लेकिन ये बातें फजा में मौजूद है और इन्हें महसूस किया जा सकता है कि खान साहब आलमी हमारे से महरूम हो चुके हैं। आज सऊदी अरब, यूएई, उनसे हमारे ताल्लुकात क्या वो है जो खान साहब के आते हुए थे। अब उसकी वजूहात कोई भी हो, खान साहब का रवैया हो या उन ममालिक के मुतालबात हों जो शायद पूरे करना खान साहब के बस में नहीं या उनके पास उसका इख्तियार नहीं, लेकिन मेरा गुमान ये है कि अगर कभी खान साहब पर यह नौबत आई कि उनको लगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं रहा तो वो मुंह खोल देंगे लेकिन इस पर कोई तूफान आएगा, उस पर मुझे डाउट है। खान साहब की यह कमजोरी है कि वो ज्यादा देर मुंह बंद नहीं रख सकते। तो मेरा गुमान यह कि यह तासुर भी खान साहब ने खुद ही फैलाया हुआ है कि कोई बैरूनी ताकत उन्हें गिराना चाहती है और उनके पास इसके एविडेंस है। वो कहते हैं ना, खान साहब के बारे में यह मशहूर है कि वो खासे माहिर सियासतदान है और माहिर सियासतदानों की तरह वो ब्लफ खेलने से नहीं डरते। और सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई सीनियर जज जस्टिस काजी फाजिसा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अरकान असम्बली को यानी हर रुकन असम्बली को 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड देने के ऐलान का नोटिस ले लिया। जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड देने के मामले का नोटिस लेते हुए एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस काजी फाजिसा ने यह नोटिस एक अखबारी खबर पर लिया है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि क्या वज़ीर आज़म का तरक्याती फंड देना आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से पूछ कर अदालत को आगाह करे। अगर ये तरक्याती फंड आइन और कानून के मुताबिक हुए तो मामला खत्म कर देंगे, लेकिन अगर तरक्याती फंड का मामला आइन के मुताबिक ना हुआ तो कार्रवाई होगी। अदालती कार्रवाई पर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो हुकूमत से हदायत लेकर अदालत को आगाह करेंगे। जो भी काम हुआ वो कानून, आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में होगा। तो अदालत ने इस केस की समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी। और एक और आम खबर यह है कि बल्कि इंकशाफ है
कि आवाम से फी लीटर पेट्रोल पर हुकूमत 47 रुपए 69 पैसे इजाफी वसूल कर रही है। जराये के मुताबिक पेट्रोल की असल कीमत 64 रुपए 31 पैसे है, लेकिन अवाम को यह पेट्रोल 111 रुपए 90 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। तो फी लीटर पेट्रोल पर 47 रुपए 69 पैसे मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में लिए जा रहे हैं। अखबारी इतलात के मुताबिक जिनमें 21 रुपए 4 पैसे पेट्रोलियम लेवी है, सेल्स टैक्स 16 रुपए 26 पैसे है, जबकि 3 रुपए 70 पैसे डीलर मार्जिन, 2 रुपए 81 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन और 3 रुपए 78 पैसे IFEM शामिल है। तो डीजल की असल कीमत 70 रुपए 13 पैसे है, लेकिन वो भी आवाम को 116 रुपए 8 पैसे फी लीटर बेचा जा रहा है। फी लीटर हाई स्पीड डीजल पर 22 रुपए 11 पैसे लेवी और सेल्स टैक्स 16 रुपए 87 पैसे वसूल किया जा रहा है, जबकि डीलर मार्जिन 3 रुपए 12 पैसे है। हाई स्पीड डीजल पर 1 रुपए 4 पैसे IFEM भी आयद है और 2 रुपए 81 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन भी वसूल किया जा रहा है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हुकूमत वसूल कर रही है फी लीटर, वो 47 रुपए 69 पैसे इजाफी है। अगर ये ना हो तो फिर हुकूमत तो पेट्रोल की असल कीमत 64 रुपए 31 पैसे बनती है। तो पेट्रोल पर 47 रुपए 69 पैसे वसूल करने वाली हुकूमत ने अब बिजली की मद में 1 रुपया 95 पैसे वसूल करने के लिए समरी जो है वो भेज दी है और कहा जा रहा है कि अवाम पर अगले चंद रोज में 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ बिजली के बिलों की मद में डाला जा रहा है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना और गिरदुनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।